नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परवीन है। मैंने अभी मई 26 अटेम्प्ट में CFA लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया था, जो अभी 23 जून को रिज़ल्ट आया तो मैं उसमें पास हो गया हूं और मेरे मार्क्स 1800 हैं और सभी सब्जेक्ट्स में 70+% एक्यूरेसी है। ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन करने से पहले मैंने भी बहुत सारा गूगल पे भी सर्च किया था कि ये CFA लेवल 1 क्या है, कितना हार्ड है, इसमें क्लियर हो पाएगा मेरे से या नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत सारी डाउट्स थे, तो इसलिए मैंने गूगल पे भी सर्च किया और मैंने हज़ारों नहीं तो सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे देखे हैं कि हाउ टू क्लियर आई माई CFA लेवल 1 या फिर पूरा CFA प्रोग्राम। तो इसलिए मैं भी अभी CFA लेवल 1 क्लियर करने के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ कि जब मैं CFA लेवल 2 की प्रिपरेशन करूँगा तो मेरे को रिमाइंड हो जाएगा कि मैंने क्या गलती की, क्या नहीं की, मैंने कैसे किया था। तो अभी इसमें क्लियर किया तो लेवल 2 में भी कर पाऊँ। और जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं जो CFA लेवल 1 करना चाहते हैं, अगर मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ तो वो मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने भी बहुत से लोगों को कमेंट किया यूट्यूब के वीडियोज़ पे, या फिर जो आप किसी कोचिंग में इनरोल कर लेते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी लेवल क्लियर कर चुके होते हैं या फिर आपके साथ पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें भी काफ़ी लोगों को मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन करने से पहले मैं एक CFA चार्टर होल्डर से बात किया था। उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा गाइड किया कि अगर आप सोच रहे हो कि CFA करने से आप एकदम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में एकदम पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तो ये ऐसा नहीं है। ये बस एक नॉलेज लेने के लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम है। तो अगर आप एक नॉलेज लेने के पर्पज़ से इसको कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने भी सेम स्ट्रेटजी से शुरू किया CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन, और फिर वो बिल्कुल सच बोल रहे थे कि नॉलेज इसमें बहुत मिलती है। इसमें आपको ग्लोबली इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस का, म्यूचुअल फंड क्या है, हेज फंड क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका आपको पूरा डीप में नॉलेज मिलता है। तो एक ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ एक बार। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल थोड़ा ये CFA लेवल 1 या मतलब पूरे CFA प्रोग्राम को करने में थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता है। और जो थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, एज ज़्यादा हो जाती है, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो इसलिए उनको टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने कमिट कर लिया है कि आप CFA लेवल 1 देंगे तो आप इसमें कर सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, वही 5 डेज़ वीक है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, तो उसमें डेली मैंने 2 से 3 घंटे पढ़ाई की और वीकेंड में सैटरडे और संडे को 4 से 5 घंटे पढ़ाई की, तो इससे हो गया। मैंने अप्रोक्स पूरा 1 साल इसमें प्रिपरेशन में लगाया है। तो ठीक है, वो कोई लोग 6 महीने में, 8 महीने में भी करते हैं, बट मेरे को पता नहीं था कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो मैंने पूरा 1 साल लिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी हैं तो इसमें सफिशिएंट टाइम लीजिए। किस लिए जल्दबाजी करना, जब आपको नॉलेज लेना ही है और क्लियर भी करना है। अगर आपका थोड़े से नंबर से शॉर्टफॉल रह जाता है तो उसमें सेकेंड अटैम्प्ट में पैसा भी बहुत लगता है, और आपको दोबारा सेम पढ़ा हुआ सिलेबस आप अगर दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें फिर परेशानी भी ज़्यादा होती है। इससे एक किस्म से ऊब सा जाते हैं सेकेंड टाइम पढ़ने में। जो CFA इंस्टीट्यूट है उसका भी जो रिज़ल्ट आता है तो वो बताते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो जो पास होने का रेट है उनका वो ज़्यादा है, और जो सेकेंड टाइम है वो कम है। अभी जैसे CFA लेवल 1 में टोटल 39% बच्चे पास हुए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें 45% के आसपास तो वो पास हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, और 25% वो पास हैं जिन्होंने या तो डेफर किया या फिर फर्स्ट टाइम में वो पास नहीं हो पाए और सेकंड टाइम जिन्होंने दिया है। तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम में आपको पूरी मेहनत करनी है। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को CFA लेवल 1 देना है, तो आपको कमिट करना है कि मेरे को फर्स्ट टाइम में ही निकालना है, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार देख लेंगे, बट पूरा फोकस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही एडवाइस है कि आप अपना 60, 70, 80% आप सिलेबस कर लो। उसके बाद ही अपने जो CFA एग्ज़ाम है उसका विंडो आप सेलेक्ट करो। 4 बार होते हैं CFA लेवल 1 के एग्ज़ाम, तो आप उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं।
तो मैंने क्या किया, 1 साल पहले था कि मैं CFA लेवल 1 करूँगा, तो मैंने अश्विनी बजाज सर की कोचिंग ली थी, जो मुझे बहुत ही ठीक लगी है। तो उसमें सबसे पहले तो लेक्चर्स हैं उनके 350 आवर्स के आसपास के, तो सिलेबस के लेक्चर्स हैं। उसके बाद एग्ज़ाम मेंटरिंग के भी लेक्चर हैं, तो वो भी मैंने पूरे सिलेबस के देखे, फिर प्रैक्टिस लेक्चर देखे और फिर एग्ज़ाम मेंटरिंग के भी। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसको स्टडी के साथ साथ आपको मेंटरिंग की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको इतना लंबा सिलेबस है, तो आपको बार बार बीच बीच में लगेगा कि अरे मैं पिछला भूल रहा हूँ, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए आपको मोटिवेशन की बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है। मेरे को भी कई बार लगता था बीच में कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो सर के लेक्चर्स भी थे, नहीं तो ग्रुप वगैरह में एक्सेस मिल जाता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं लेवल, तो वो बताते रहते हैं कि अरे ये नॉर्मल है। अगर आप पहले आपको कर लिया है तो सेकंड टाइम आप सेम टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा और जल्दी भी रिवाइज होगा। तो मतलब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो सबसे पहले, तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग का इसमें मेन फोकस करना है, क्योंकि जो CFA इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है वो थोड़ा ट्विस्ट करके आती है। तो आप जितने भी LES के क्वेश्चंस हैं उनको कम से कम 2 बार आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें आपको क्या होगा, जो CFA इंस्टीट्यूट की जो लैंग्वेज है वो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से ट्विस्ट करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसमें हर चैप्टर के बाद क्या बोलते हैं LES के बाद उसमें CFA के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन बोलते हैं, EOC क्वेश्चन, वो आपको ज़रूर करने हैं। तो इसमें मैं अपना बताता हूँ, मैंने 7-8 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, और सिलेबस कंप्लीट के बाद ही मैंने इनरोल किया था। तो लास्ट के जो 4-5 महीने बचे थे उसमें मैंने अपना पूरा रिवीजन किया है और जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो किए हैं। मैंने CFA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सोल्व किए, और अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो PDF वगैरह में आप बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना आपके एग्ज़ाम में पास होने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या होगा, जो भी टॉपिक आप भूल रहे हैं या कुछ भी है तो वो डायरेक्ट वहीं पे स्ट्राइक करता है। तो आपको जैसे मैंने ये गलती की है ये पता चल जाएगा, और आपको सेकंड टाइम सेम टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें वो गलती पहले वाली नहीं करोगे। अगर जस्ट आप रिवीजन ही करते रहेंगे कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, आपको लगता रहेगा कि हाँ ये मुझे आता है ये मुझे आता है, और तब क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा घूम फिर के आएगा तो आप उसमें नहीं कर पाओगे। तो मैंने भी जो फर्स्ट मॉक है LES के, जो LES में 2 मॉक मिलते हैं जो आपको तो वो कंपलसरी देने ही हैं, और वो दूसरी बार भी दे दो तो वो अच्छा रहेगा। LES में का जो पहला मॉक है मैंने 19 फेब को दे दिया था, मेरा 15 मई को फाइनल एग्ज़ाम था, तो अप्रोक्स 3 महीने पहले दे दिया था। तो उसमें सोच तो रहा था मैं कि मेरे 60-65% भी अगर आ जाएंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि बताते हैं कि 70% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फिर चांसेस हैं कि आप क्लियर कर जाओ। बट उसमें मैंने पूरा रिवीजन करके 2-2.5 महीने मैंने रिवीजन में लिया था, सारा रिवीजन किया था, और उसके बाद LES के सारे क्वेश्चन किए थे। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट मॉक दिया था अप्रोक्स 3 महीने पहले फाइनल एग्ज़ाम से। तो उसमें मेरे 80% मार्क्स आ गए थे, 79-80%। तो उसमें एक तो खुशी भी हुई कि हाँ मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट फिर भी डर सा लग रहा था कि ये तुक्के से तो नहीं आ गए हैं, तो अगर 3 महीने बाकी भी हैं तो मेरे को उसको कंटिन्यू रखना था। पर वो आने के बाद फिर कुछ हॉलीडे वगैरह होगी तो 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए। तो उसके बाद फिर मैंने रिवीजन वगैरह के लिए फिनट्री का एक क्रैश कोर्स है, उसमें 8-9 घंटे में एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन करते हैं, तो मैंने पूरा वो भी देखा, उससे भी काफ़ी हेल्प हुई। तो उसमें जो सर हैं उत्कर्ष सर, वो पूरा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी बताते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये 5 स्टार है, ये 7 स्टार है, ये 3 स्टार है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस कम किया है तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल होगा कि आप इम्पोर्टेंट वगैरह पता चल जाएगा। बट एग्ज़ाम का पता नहीं है कि किस टॉपिक से कौन सा आ जाएगा, तो इसलिए आप अपना देख लेना, पूरा सिलेबस करेंगे तो ही अच्छा है। वो रिवीजन के लिए वो अच्छा है, बस ओनली इम्पोर्टेंट नहीं पे ध्यान नहीं देना है, सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने की सोचनी है, या सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सारे पढ़ने हैं। और इसके बाद मैंने एक
कुणाल दोषी सर का फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है, उसको भी देखा था। उसमें भी जैसे आप किताब पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, पूरा एक एक चीज़ देखोगे तो उसमें अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो रिवीजन में जो रिवीजन लेक्चर हैं वो काफ़ी हेल्प हुए मेरे से। तो इसके बाद मैंने रिवीजन लेक्चर वगैरह भी, और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन 1000 क्वेश्चंस की बुक है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैंने किए थे, वो अप्रोक्स 2 बार कर दिए। और जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे थे उनको मैं बुक में मार्क करता जा रहा था कि जैसे सेकंड टाइम पे आएंगे या थर्ड टाइम पे आएंगे तो जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं उनको हम देखते रहेंगे। तो जो लास्ट के जो 15 डेज थे उसके जो फर्स्ट 10 डेज थे उसमें मैंने 9 मॉक्स दिए। एक मॉक तो मैंने पहले दे दिया था जो एलईएस का था, 19 फेब को ही दे दिया था। फर्स्ट में से 10 में के बीच में मैंने 9 मॉक दिए, जिसमें 2 तो अश्विनी सर के मॉक थे, उसमें मेरे 71% मार्क्स आए दोनों मॉक्स में। उसके बाद और एक 6 मॉक और थे जो पीडीएफ वर्जन था, उसमें मैंने उसमें कंप्यूटर से ही देख के, उसमें लैपटॉप से देख के एक इस टाइप की ओएमआर शीट बना ली थी। इसमें फिर क्वेश्चन नंबर लिख के और फिर आगे एबीसी करके ठीक गलत का कर दिया। ये हार्ड कॉपी में रखने का आपको क्या फ़ायदा है, जो क्वेश्चन से गलत हुए हैं उसको आप दोबारा देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो आप देखेंगे तो आपको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो जहाँ पे आप गलती कर रहे हो उसका आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 10 मई को मैंने जो सेकंड एलईएस का मॉक बचा हुआ था उसमें वो दिया, उसमें मेरे 87% मार्क्स आए। तो अच्छा लग रहा था, बट वो पता नहीं था कि ऐसा लग रहा था कि इसमें क्या होगा, पास होंगे नहीं होंगे, मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं। जो पुरानी वीडियोस देखे थे, सीनियर से भी पूछा था तो बोलते कि 75% के आसपास अगर आपके एलईएस मॉक में आ रहे हैं तो आपके चांसेस अच्छे हैं पास होने के लिए। और जो बीच में जो 6 मॉक जो मैं बता रहा हूँ वो बीच में दिए थे, उसमें मेरे 75% टू 85% मार्क्स आए थे। जैसे किसी में 75, किसी में 78, 82 ऐसा करके। तो मॉक्स वगैरह में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। फिर जैसे ग्रुप में भी कोई पूछता था तो आपके कितने मार्क आए, तो 72, 73 बताता था मैं, क्योंकि लगता था कि मैं 80, 85 बता रहा हूँ, लास्ट में अगर नहीं हो पाया तो फिर कैसा लगेगा, क्या पता इसमें तुक्के आ रहे हैं क्या आ रहे हैं। बट मार्क्स अच्छे आए, 1800 आए, तो फिर अच्छा लगता है कि इतना मेहनत किया और फिर अच्छी तरह क्लियर हो गया तो अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी करिकुलम पढ़ना चाहिए या स्वाइजर पढ़ना चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो मेरे पास करिकुलम भी था, ऑब्वियसली आपको पूरा करिकुलम तो एलईएस में मिलता ही है, और स्वाइजर भी बुक थी। तो मैंने जो एथिक्स था वो तो पूरा करिकुलम का लाइन बाय लाइन पढ़ा था, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में भी देखा था या फिर सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पे भी देखा था कि जो एथिक्स है, एथिक्स का एक तो हैवी वेट है वो 15 to 20% उसमें आता है, और उसकी जो डिफरेंट जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो जितना भी आप करिकुलम पढ़ोगे तो उतना अच्छा होगा। तो वो तो मैंने पढ़ा था पूरा, क्या बोलते हैं, करिकुलम से। अगर और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने पे ध्यान दीजिए तो उसमें आपका पकड़ अच्छा होता जाएगा। तो मेरे एथिक्स में मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। दूसरा, जितने भी सब्जेक्ट है आप नॉर्मली स्वाइजर से कर सकते हैं। स्वाइजर में आप क्या करें, जैसे पढ़ रहे हैं साथ में आपका जो लेक्चर देख रहे हैं जिस भी प्रेप प्रोवाइडर से आपने ली है, तो स्वाइजर में साइड में ही आप ये जैसे लिखते चलिए अपनी लैंग्वेज में। जैसे कोई बता रहा है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, आपकी मदर टंग में लिख सकते हैं। यशवनी सर ने बताया कि आपको उसमें जो दोबारा पढ़ते हैं लास्ट के जो 2-4 दिन बचेंगे तो उसमें ये जो लिखा हुआ है साइड में रिवीजन करने में ये बहुत काम आता है। इसलिए जो भी स्वाइजर आप पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज में, कुछ एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, आप गूगल से या कहीं से भी देख के, डिक्शनरी में देख के, या उसका पूरा लाइन का मीनिंग कुछ भी अपना डायग्राम बना के साइड में लिखते चलिए और रिवीजन टाइम पे बहुत काम आएगा। और दूसरा मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प क्या किया, अश्विनी सर ने बताया था कि आपको एक तो फॉर्मूला शीट बनानी है स्टार्टिंग से ही। जो भी आप क्वेश्चन मतलब चैप्टर करते रहोगे, साथ में आप लेक्चर देखते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो और साथ में एक फॉर्मूला शीट बनाते रहो। फॉर्मूला शीट बनाने से क्या होगा, आपको कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है ये थ्रू आउट आपका इस लेवल में भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। ये अलग अलग कलर का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं
किसी भी टॉपिक में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख सकते हैं। दूसरा लास्ट में अगर एक मिस्टेक सीट है, ये मिस्टेक सीट में आप जो भी गलती कर रही है, जितने भी जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करें ना, 1000 क्वेश्चन बताए या LES वाले में जो भी क्वेश्चन बताए हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आप वो मिस्टेक सीट में लिखते रहें और मिस्टेक सीट को 2-4 दिन में एक बार दोबारा पढ़ें, तो अगली बार वो मिस्टेक नहीं होगी। तो ये जो मिस्टेक सीट है लास्ट के जो 3-4 दिन बचे एग्ज़ाम से पहले, ये बहुत काम आई है। इसमें जितनी भी आपने गलती की है बार बार उनको आप देखते रहोगे तो फाइनल आप उन पे गलती करने के चांस कम रहेंगे। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि एक जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है या जो आपको याद नहीं हो रहा है, वो स्टिकी नोट बना के आप दीवार पे चिपका सकते हैं। जो याद नहीं हो रहा है वो दीवार पे चिपका लेंगे तो आपको क्या होगा, दिन में एक बार देख लिया या 2 बार देख लिया तो उसको आपके दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। वो जैसे सर भी बताते हैं कि अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी है, जैसे वो दिखेगा आपको, वो दिख जाएगा कि लेफ़्ट साइड में ये फॉर्मूला लगा हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। मैंने भी लास्ट अराउंड 15 डेज में छोटे छोटे करके 100+ स्टिकी नोट सामने लगा लिए थे। वो पूरा मतलब एक एक सिलेबस का एक कॉर्नर में लगा लिया, तो उसके अगर मतलब पूरा सिलेबस ही था उसमें। आपको जैसे स्टिकी नोट्स पे लिखा तो थोड़ा सा है, पर उसमें पूरा आपको पता लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वो पूरा ऐसे कर लेंगे तो लास्ट में स्टिकी नोट्स वाला भी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये मैंने कैसे लगाया था, तो ये आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें एक उसका फ़ोटो भी लगाया था। किस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर आप को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं या villagerinvestor@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक्डइन का ID डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, तो मेरे को तो बहुत था कि किसी से बात हो पाए या कोई रिप्लाई कर दे, मन में बहुत से डाउट रहते हैं। तो अगर आप लोग भी कोई कुछ पूछना चाहता है कुछ भी, तो फिर मैं बहुत ही खुश होऊंगा उसको बताने के लिए। और कैलकुलेटर पे भी ध्यान देना है। कैलकुलेटर पे भी आप जैसे साथ साथ प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप कैलकुलेटर को भी यूज़ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको कैलकुलेटर पे हाथ से ही नहीं जमा तो फिर भी आपको परेशानी हो सकती है। यही था, मैंने अपना जो भी जर्नी था ये बताया है। इसमें किसी का हेल्प हो पाए तो अच्छा है, नहीं तो ये मैंने अपने खुद के लिए भी किया है। जैसे मैं सेकंड टाइम में जब भी CFA लेवल 2 की तैयारी करूंगा, तो मैं भी अपने इस पे वीडियो पे आके देख सकता हूँ कि क्या क्या किया था, क्या क्या हेल्प हुआ है। और भी आपको किसी भी टाइप का कुछ भी क्वेरी है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे मिल सकते हैं। मैं लिंक्डइन में का जो मेरा ID है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।